हाय स्टूडेंट्स, ब्राइट फ्यूचर कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए कक्षा 10 के विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करवाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हाँ विद्यार्थियों, मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा और साइंस के अंदर आपको हर टॉपिक बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। विद्यार्थियों, जो ये चैप्टर है ये आपके 6 नंबर का है और इस चैप्टर के अंदर कुल मिलाकर 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिकों का अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव तंत्र। मानव का अर्थ मनुष्य होता है और तंत्र को परिभाषित करने से पहले हम 2-3 परिभाषाएं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि तंत्र आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं परिभाषा बताने जा रहा हूं वो परिभाषा है कोशिका की। कोशिका अर्थात सेल। जिस प्रकार एक भवन का या एक मकान का निर्माण छोटी छोटी ईंटों के द्वारा किया जाता है, अर्थात किसी भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से किया जाता है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्थात जिस प्रकार भवन की सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। तो क्या सीखे हम इसमें से? हम सीखे कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे कि सभी सजीवों का शरीर इन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अर्थात हमारे शरीर की जो संरचना है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। यहाँ हमें 2 बातें देखने को मिल गई। कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई है, दूसरी कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है, और तीसरी बात यह है कि कोशिका सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होती है। अर्थात उस शरीर के सभी कार्य उसकी कोशिकाओं को ही करने होते हैं। अर्थात शरीर के सभी कार्य कोशिकाओं के द्वारा ही करने होते हैं, इसलिए कोशिका शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहलाती है। तो हम इन तीनों टॉपिकों को, पहला टॉपिक कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, दूसरी कोशिका सजीवों के संरचनात्मक इकाई है, और तीसरी कोशिका सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तीनों को एक जगह इकट्ठा करके अपन लिखते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अर्थात मैं इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं। देखिए, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। ठीक है विद्यार्थियों, आपने देखा कि कोशिका क्या है। कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहलाती है। इसी के साथ ही हम इसका दूसरी जो परिभाषा ले रहे हैं वो ले रहे हैं उत्तक, अर्थात टिश्यूज। उत्तक क्या होते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं का समूह, द ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अर्थात
कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। तो यहाँ देखिए कि हम उत्तक को कोशिकाओं का समूह बना सकते हैं और जो वो कोशिकाएं रहेगी वो समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है। जिस प्रकार से जैसे हम आमाशय के बारे में देखते हैं, यह आमाशय है, हमारा पेट है, इसके बारे में यहाँ देखते हैं कि ये जितनी भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये जितनी भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ये सभी कोशिकाएं भोजन के पाचन में मदद करती है, अर्थात ये सभी कोशिकाएं समान कार्य करती है। तो क्या हुआ कि कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है या फिर समान कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेल है, ये एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। तो ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं हो गई और ये पूरा क्या हो गया, एक उत्तक। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोशिका है और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। हम इसे लिखेंगे कोशिका और इसे लिखेंगे उत्तक। अर्थात उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करता है, उत्तक कहलाता है। तो देखिए तो उत्तक की परिभाषा क्या हो गई, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्या क्या देखा, कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है और कोई बहुत सारी कोशिकाओं को दोहराने से जो संरचना बनती है उस संरचना को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। अर्थात उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। अर्थात उत्तकों का निर्माण कोशिकाओं के जुड़ने से होता है, कोशिकाओं के मिलने से होता है। तो देखिए इसके बाद में मैं आपके सामने जो परिभाषा लेके आ रहा हूं वो परिभाषा है अंग की, ऑर्गन। अंग क्या होता है, तो अंग होता है उत्तकों का समूह। जिस प्रकार से कोशिकाओं का समूह उत्तक है, उसी प्रकार से बहुत सारे उत्तकों को मिलने से जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं अंग। तो हम अंग की परिभाषा क्या लिखेंगे, समान कार्य करने वाले उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। तो अंग की परिभाषा क्या हुई, बहुत सारे उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। अर्थात अंग क्या है, उत्तकों का समूह अंग कहलाता है। तो इस प्रकार से अंग जैसे हम बता सकते हैं, मुख बता सकते हैं, नासिका बता सकते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार से हम अंगों के उदाहरण बता सकते हैं। इसके बाद में हम जो हमारा जो उद्देश्य था, तंत्र की परिभाषा समझना, सिस्टम की परिभाषा समझना, तो हम इसे अब समझेंगे कि तंत्र क्या होता है, अंगों का समूह, यानी बहुत सारे अंग मिलकर किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तंत्र कहलाता है। जिस प्रकार से पाचन तंत्र में सभी अंग जैसे मुख, ग्रासिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी मिलकर भोजन को पचाने में मदद करते हैं, भोजन के पाचन और अवशोषण में मदद करते हैं। अर्थात ये सभी अंग मिलकर एक विशेष कार्य को संपादित करवाते हैं। तो क्या परिभाषा हुई तंत्र की, कि अंगों का वह समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करवाता है, तंत्र कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड स्टूडेंट्स, देखते हैं हम इसमें कि अंगों का वह समूह जो किसी विशेष कार्य को संपादित करवाता है, विशेष कार्य को संपादित करवाता है, तंत्र कहलाता है।
तो जो हमारा उद्देश्य था तंत्र की परिभाषा समझना, तो आप तंत्र की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से कि बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। तंत्र क्या है? अंगों का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे अंग, उसे तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेल कोशिकाओं के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के द्वारा अंगों का निर्माण होता है और अंगों के द्वारा तंत्र का निर्माण होता है। और बहुत सारे तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, ये सभी तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो अर्थात इन सभी तंत्रों के मिलने से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि ये तो सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों से अंगों का निर्माण होता है, अंगों से तंत्रों का निर्माण होता है और तंत्र से शरीर, संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे चैप्टर का नाम है मानव तंत्र, तो इसके अंदर हम कुल 6 तंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो उन तंत्रों को अपने विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो जो 6 तंत्र हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। जो सबसे पहला हमारा जो तंत्र आता है वो आता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के अंदर हम किस किस का अध्ययन करेंगे? तो देखिए पाचन तंत्र के अंदर हम भोजन का, पाचन का, भोजन के अवशोषण का और विभिन्न एंजाइम जो पाचन में मदद करते हैं उनके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र। सभी सजीव श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र के अंदर हम श्वसन संबंधित और जो हमारा मध्यपट है, डायाफ्राम है, श्वसन मांसपेशियां हैं और इसके बारे में हम फेफड़े हैं, इसके बारे में हम इसके विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक आता है वो आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए स्टूडेंट्स, रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रक्त का अर्थात रक्त का अर्थ रुधिर, खून होता है जो लाल रंग का द्रव हमारे शरीर के अंदर गति करता है, चारों तरफ शरीर के अंदर घूमता है, विभिन्न कार्य संपादित करवाता है, उसे रक्त कहते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। इस परिसंचरण के अंदर हम हमारे रक्त का, हृदय का, रक्त वाहिनियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जो चौथा टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो हमारे शरीर में जहर के समान, विष के समान कार्य करते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो ऐसे जहरीले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो उत्सर्जन क्या हुआ कि शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इसमें हम उत्सर्जन तंत्र, किडनी और नेफ्रॉन आदि के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। और जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है जनन तंत्र। जनन तंत्र, जनन का अर्थ होता है कि सभी सजीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो जनन की परिभाषा है कि सभी सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। सभी सजीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। इस क्रिया को जनन कहते हैं। तो इस जनन तंत्र के अंदर हम मानव नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और विभिन्न प्रकार की प्रजनन की अवस्थाओं का इसमें अध्ययन करेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इस तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सी तंत्रिकाओं का जाल होता है जो विशेष कार्य, विभिन्न कार्यों को संपादित करवाता है। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर हम मस्तिष्क का, मेरुरज्जु का और परिधीय तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो ये आपके
6 टॉपिक है और 6 नंबर का ये चैप्टर है। तो इन 6 टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरह से आप क्लियर कराएंगे ताकि आप पूरे 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर सके। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम पाचन तंत्र। पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम इसमें परिभाषा को देखना चाहते हैं कि पाचन क्या होता है, पाचन क्यों आवश्यक है, पाचन किसका करते हैं। तो इस तंत्र के द्वारा सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बना के समझाऊंगा। सबसे पहले हम पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करके मैं आपको पाचन की परिभाषा बताऊंगा। तो देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो ये चित्र है वो आपके पाचन तंत्र का है कि हम किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं और किस प्रकार से भोजन का हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भोजन का अवशोषण होता है। तो मैं सबसे पहले आपको पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में बताऊंगा। विभिन्न अंगों के नाम बताते हैं कि जो सबसे पहला जो नाम है ये है मुख, ये है नासिका, ये है ग्रसनी, ग्रास नली। हम मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन मुख से होता हुआ ग्रास नली में पहुंचता है और इस ग्रास नली की सहायता से हमारे जो ये सबसे चौड़ी संरचना है इसको बोलते हैं आमाशय और आम भाषा में इसको पेट भी कहा जाता है। भोजन इसमें पहुंचता है, ये संरचना इसे हम कहेंगे आमाशय। आमाशय के बाद में भोजन आमाशय के 2-3 घंटे आमाशय में रहता है और इसके बाद में भोजन इस नली की सहायता से शरीर में विचरण करता है। तो जो ये नली है, आमाशय के बाद में जो संरचना स्टार्ट होती है, इस संरचना को हम छोटी आंत, इसे कहते हैं हम छोटी आंत। और भोजन छोटी आंत से होता हुआ फिर बड़ी आंत, ये जो उल्टे यू आकार की संरचना है इसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। तो ये छोटी आंत हो गई। छोटी आंत के बाद में जो ये उल्टे यू आकार की जो संरचना है इसे हम बोलते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो सबसे पहले भोजन मुख में जाता है। मुख में दांतों के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। मुख में विशेष प्रकार की लाल ग्रंथियां होती है जो भोजन को चिकना, लसलसा, घुलनशील बनाती है ताकि भोजन हमारे इस आंत के अंदर आसानी से गति कर सके, आहार नाल के अंदर आसानी से गति कर सके। इसके बाद में भोजन, मुख के बाद में भोजन ग्रास नली की सहायता से होता हुआ आमाशय तक जाता है। आमाशय में जाने के बाद भोजन यहाँ 2-3 घंटे तक रहता है और 2-3 घंटे
इसमें जो भोजन का माध्यम होता है अम्लीय माध्यम में भोजन यहाँ रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवारों से HCl अम्ल का स्रावण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है, जिसकी सहायता से भोजन यहाँ अम्लीय माध्यम में रहता है। इसके बाद में भोजन आमाशय के बाद में भोजन छोटी आंत में चला जाता है। तो छोटी आंत में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है और सबसे ज्यादा अवशोषण होता है। जो भोजन का जो रस बनता है उस रस को छोटी आंत अवशोषित करती है, अवशोषित करके उस रक्त को रक्त वाहिनियों में डाल देती है, और रक्त वाहिनियों में डालने के बाद रक्त हमारे शरीर में संपूर्ण शरीर में गति करता है। तो भोजन रक्त वाहिनी में डाल दिया जाता है और रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में गति करता है, तो संपूर्ण शरीर में सभी कोशिकाओं से रक्त जुड़ा होता है, तो सभी कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध करवाता है रक्त। तो रक्त का क्या कार्य है कि रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराता है। यहाँ से छोटी आंत जो भोजन का अवशोषण करती है, जिस रस का अवशोषण करती है, जिस रस को वो रक्त वाहिनियों में डालती है, रक्त उसको संपूर्ण शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। और कोशिकाओं को भोजन मिल गया, तो कोशिकाओं को भोजन मिलने के बाद में कोशिकाएं उस भोजन की सहायता से ऊर्जा प्रदान करती है और जिससे हम जीवित रह पाते हैं। तो देखिए, तो ये वाला जो भाग है, ये जो बेलनाकार कुंडलीनुमा जो भाग है, ये भाग कहलाता है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में जो ये उल्टे यू आकार की संरचना है, इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। कि भोजन छोटी आंत के बाद में जो अपचित भोजन है, जो पूरा अच्छी तरह से पचा नहीं है, वो भोजन बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है। जो अपचित भोजन है उसमें से जल व खनिज लवणों का अवशोषण होता है, और अपचित भोजन बड़ी आंत की सहायता से शरीर से बाहर त्याग कर दिया जाता है। तो ये हमारे पाचन तंत्र की संरचना हुई, और इसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के अंगों का अध्ययन किया। तो पाचन तंत्र के जो प्रमुख अंग है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग जो पाचन में मदद करते हैं वो अंग, तो वो अंग है, सबसे पहला जो अंग है मुख है, दूसरा है ग्रसनी है, तीसरा है ग्रास नली है, चौथा जो है आमाशय है, पांचवा है छोटी आंत, और जो छठा अंग है वो है बड़ी आंत। ये तो पाचन तंत्र में काम आने वाले प्रमुख अंग हैं। इन अंगों के अलावा पाचन तंत्र के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां भी सहायक होती है जो पाचन में मदद करती है। हम जो भोजन खाते हैं उसमें वो एक लिक्विड, एक एंजाइमों का स्रावण करती है, वे एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। तो देखते हैं कि वो ग्रंथियां कौन सी है। तो आपको पूछा जाए कि पाचन ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, अर्थात वे ग्रंथियां जो पाचन में मदद करती है, उन ग्रंथियों को पाचन ग्रंथियां कहते हैं। वो ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हमारे ये जो कान है, इस कान के पास में हमारे जो मुख है, मुख बुआ है, उसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो यहाँ जो पाई जाती है उस ग्रंथि को हम बोलते हैं लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो एक लसलसा द्रव का स्रावण करती है।